Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. Today we will learn the working of English with depth analysis. So without wasting any time, let's start the class. आज का जो आपका एडिटोरियल है वो आउटरीच एंड ओवररीच. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटरीच एंड ओवररीच? आउटरीच का मतलब रीच आउट करना, किसी को वहां तक पहुंचना. ओवररीच का मतलब ओवर मतलब उससे परे निकल जाना, आगे निकल जाना. समझ में आ रही चीज? तो जैसे अपने बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, तो ओवर रिच भी आपका क्या एक टाइप से ओवर कॉन्फिडेंस की तरह नेगेटिव सेंस देता है. जैसे एक तो होता है कॉन्फिडेंस, किसी को कॉन्फिडेंस है. ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है. ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब रियल में वो नहीं है, थोड़ा फेक को बताता है कि फेक सा वो लगता है वो चीज. उसी तरह ओवर रिच का मतलब ये. आउटरीच का मतलब तो उन लोगों तक पहुंचना जिनको मतलब जरूरत है किसी चीज की. ओवररीच का मतलब क्या है? दिखावा करना भी बोल सकते हो, फैक बोल सकते हो एक टाइप से. ओवररीच की हमने ऐसा ऐसा किया है, रियल में ऐसा ना किया गया हो, तो ऐसे इसने बात बोली है किस पे आपका एडिटोरियल ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस. जो कोविड-19 क्राइसिस है उसके दौरान जो जुडिशियल इंटरवेंशन आया है, न्यायिक फॉर्म में कोर्ट वगैरह जो इंटरवेंशन हस्तक्षेप आई है, उसके ऊपर आपका एडिटोरियल है. तो शानदार वाला यहाँ पे कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स वगैरह है उसके ऊपर है. तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी अच्छा है और वर्किंग की फॉर्म में भी अच्छा है. और वैसे भी ये मतलब जानने वाली बात है कि कोर्ट ने क्या क्या गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए इस क्राइसिस को लेकर, और रियल में क्राइसिस की क्या सिचुएशन चल रही है, उन सभी चीज़ों को ये इंक्लूड करेगा यहाँ पे. तो स्टार्ट करते हैं. एज लॉन्ग एज, जितना लॉन्ग हो सकता है उतना, मतलब जब तक. एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक द कोर्ट डज नॉट, डज का सब्जेक्ट कोर्ट सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है. डज नॉट यूसअप, यूसअप का मतलब छीन लेना, दबाना, दबा देना किसी चीज को, या फिर कंट्रोल में ले लेना. यूसअप एग्जीक्यूटिव रोल. एग्जीक्यूटिव का मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, जो सिस्टम को चलाने वाला है, तो एक टाइप से आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो. तो गवर्नमेंट का जो रोल है, जो भूमिका है, उसको जब तक कोर्ट क्या नहीं करता, यूसअप नहीं करता, मतलब कंट्रोल में नहीं लेता, तब तक क्या होगा? एक्शन. एक्शन जो क्या है? एक्शन जो चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है. टू मिटिगेट, एक्शन क्या करने का? मिटिगेट करने का. तो एक्शन का पर्पज क्या है? मिटिगेट करना, कम करना. एक्शन टू मिटिगेट ए क्राइसिस, क्राइसिस को मिटिगेट कम करने का जो एक्शन है, इज वेलकम. वो क्या एक वेलकम है, स्वागत है. इसका सब्जेक्ट क्या मिलेगा अपने को? एक्शन मिलेगा. तो एक्शन यहाँ पे क्या है? नाउन है. अब आप बोलोगे सर एक्शन कैसे नाउन हो सकता है? देखो वो V1 होता है, वो जब अपने एक्शन बोलते हैं वो V1 होता है. ये एक्शन खुद क्या है? उसका नाम है. एक्शन जो आप एक्शन ले रहे हो उस एक्शन का नाम है, तो ये एक्टिविटी है, ये क्या है? नाउन है. अपने ऐसे होता है ना कि एक्शन, आपको अगर अब ऐसे कोई ऐसे भी बोल सकता है कि एक्शन नाउन हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है. एक्शन खुद नाउन है, मतलब जो नाम है उसका, जो नाम दिया गया, नाम तो नाउन ही होता है ना किसी का. जो उस एक्शन को नाम दिया गया वो नाम है, वो नाउन है. उस नाम को क्या करोगे आप? नाउन बनेगा, वो सब्जेक्ट बन सकता है. वैसे एक्शन नाउन नहीं होता, जैसे V1 वगैरह होता है, वो नाउन नहीं होता. ठीक है, क्लियर? आप लोगों को समझ में है ना? क्योंकि अपने बार बार ये सुनते हैं ना, एक्शन नाउन नहीं बन सकता, एक्शन नाउन नहीं बन सकता, मतलब जेरेंड को छोड़कर उस तरीके से बात करते हैं कि एक्शन को नाउन बनाने के लिए जेरेंड बनाना पड़ेगा, उसमें ING होना चाहिए. तो बच्चों के दिमाग में क्या है, ये बैठ जाता है, मतलब वो सेंस तो इतना यूज करते नहीं है. डायरेक्ट ऐसे सोचते हैं एक्शन नाउन नहीं हो सकता, यहाँ एक्शन नाम है तो इसका सब्जेक्ट नहीं है तो एरर कर दो. ऐसे नहीं होता, ठीक है ना? कॉमन सेंस वाली बात है, ये नाम है उसका. इज वेलकम, इज वेलकम्ड और इज वेलकम में क्या डिफरेंस है? एक ये भी डाउट होता है कि सर ऐसे भी लिख जाता है ही इज वेलकम, ही इज वेलकम्ड. दोनों चीजें होती है सर, कभी डिफरेंस पता नहीं लगा दोनों में क्या डिफरेंस है. तो उसका डिफरेंस मैंने जो प्रीवियस एडिटोरियल कराया था, डे 5 वाली जो क्लास है, ठीक है, अपने इस कोर्स की, उस क्लास को आप लोग गो थ्रू कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा. वहां पे मैंने कंप्लीट एग्जांपल लेकर उसको क्या किया है? एक्सप्लेन किया है. क्लियर आप लोगों के? चलते हैं अब एडिटोरियल पे. स्टार्ट करो. जुडिशियल इंटरवेंशन. जुडिशियल का मतलब न्यायिक इंटरवेंशन. तो इंटरवेंशन कैसा है? जुडिशियल है, न्यायिक फॉर्म का है, मतलब कोर्ट वगैरह के द्वारा है. तो इसका मतलब जुडिशियल क्या है? उसका कोई चीज कैसी है, इसका मतलब एडजेक्टिव. जुडिशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है किसका? इंटरवेंशन, उस हस्तक्षेप का. जुडिशियल इंटरवेंशन इन में, किसमें? इन रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया में, जवाब में. इन रेस्पॉन्स टू, किसकी तरफ रेस्पॉन्स? टू द यूनियन गवर्नमेंट्स फ्लैलिंग रेस्पॉन्स. यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फ्लैलिंग, फ्लैलिंग का मतलब पीटने टाइप का. फ्लैल का मतलब पीटना होता है, घसीटना होता है, ठीक है. फ्लैलिंग रेस्पॉन्स का मतलब कड़ा रेस्पॉन्स, या अनकंट्रोल्ड भी होता है ये, मतलब विदाउट कंट्रोल, मूवमेंट करना, अपने बिना
कंट्रोल के मूवमेंट अब हड़बड़ाना, एक टाइप से हड़बड़ाहट की फॉर्म में बोल सकते हो। जैसे मान लो कंट्रोल ना रहे और एकदम से लड़खड़ाने लग जाते हैं, भागते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जब एकदम से सिचुएशन ऐसी बन जाए, जैसे मान लो कुत्ता पीछे पड़ गया, ठीक है, तो एकदम से कुत्ता आया, एकदम से हड़बड़ाहट में भागे तो भागा ही नहीं जाए, कभी इधर भिड़ोगे कभी इधर भिड़ोगे, ठीक, गिरते पड़ते भागते कि नहीं भागते, पिक्चर बनाकर देखो माइंड के अंदर, तो वो वाली सिचुएशन भी आप बोल सकते हो फ्लैलिंग रेस्पॉन्स, विदाउट कंट्रोल के मूवमेंट। तो विदाउट कंट्रोल वाला जो रेस्पॉन्स है, जवाब है टू द, किसकी तरफ, टू द हेल्थ क्राइसिस। तो मतलब क्या निकला यहाँ पे, टू यहाँ पे दो वर्किंग होती है, मॉडल और प्रीपोजिशन। यहाँ पे डायरेक्ट उसके बाद में नाउन है तो एज ए प्रीपोजिशन वो करेगा, डायरेक्शन को ही बताएगा। तो इसने क्या बोला, हेल्थ का जो क्राइसिस है, जो संकट है, उसकी तरफ गवर्नमेंट का लड़खड़ाहट वाला, विदाउट कंट्रोल वाला जो रेस्पॉन्स है, उस रेस्पॉन्स की तरफ जो जुडिशियल इंटरवेंशन है, जो रेस्पॉन्स, उसकी तरफ जो रेस्पॉन्स है, उस रेस्पॉन्स में जुडिशियल इंटरवेंशन ने ऐसा बोला है। मतलब क्या हुआ कि हेल्थ क्राइसिस की तरफ जो गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया के तरफ जो आपके जुडिशियल इंटरवेंशन है या फिर कोर्ट वगैरह है, उसने जवाब में कुछ किया है। मतलब जो प्रतिक्रिया, रिएक्शन, उन्होंने एक्शन वगैरह जो रिएक्शन है, जो हेल्थ क्राइसिस की तरफ गवर्नमेंट ने लिया, उसके रेस्पॉन्स में, उसके जवाब में क्या किया, जुडिशियल इंटरवेंशन ने कुछ किया होगा। तो क्या किया होगा, हैज रीच्ड, डायरेक्ट ही पता लग गया। जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अपने स्ट्रेस देकर पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट ही पता लग गया हैज का सब्जेक्ट क्या है। और वैसे अगर ढूंढना हो तो क्या करेंगे, हैज का सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं। आपको पता है किसी भी सेंटेंस को बिल्कुल नोट डाउन कर लो, ये चीज, किसी भी सेंटेंस को बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश। एक चीज है, कुछ स्टूडेंट्स डाउट्स था, कुछ स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, एक स्टूडेंट ने कि सर बी के बाद में V3 आता है क्या हमेशा? ऐसा कुछ नहीं होता, बी के बाद में नाउन भी आ सकता है। बी आपका होता है एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन एनीथिंग, किसी भी चीज को। एडजेक्टिव को भी एक्शन बना सकता है, ठीक है, नाउन को भी वो एक्शन बना सकता है। जैसे ही विल बी देयर, ही विल बी ए डॉक्टर, ही विल बी ए डॉक्टर बोल सकते हो आप, ही विल बी ए डॉक्टर, तो वो एक डॉक्टर होगा, बी एक्शन बनाया। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आप नोट डाउन कर लो कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें एक्शन होना जरूरी है। और एक्शन किस फॉर्म में होता है, हमेशा बेयर फॉर्म में होता है, V1 फॉर्म में, मतलब मैनेजर होना जरूरी है, वो भी V1 फॉर्म में। अगर वहां V1 फॉर्म में एक्शन नहीं है बेस सेंटेंस, एक बेस सेंटेंस में, तो वहां पे आपको बी जो होता है, BEB, वो उसको वो एलिमेंट देना पड़ता है उस चीज को एक्शन बनाने के लिए। कंपलसरी है ये चीज, एक्शन होना जरूरी है। ING वगैरह होता है तब भी तो अपने बोलते हैं ना कि जैसे ही इज रिपेयरिंग द कार, उसको ऐसे बोलते हैं रिपेयरिंग द कार का वो आ जाता है वहां पे मोड, रिपेयरिंग द कार, क्योंकि वो एक्टिव मोड में तो कार को रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयरिंग मोड। तो क्या हो जाएगा, बी रिपेयरिंग द कार, मॉडल लग जाता है, जैसे प्रेजेंट में तो डज लग गया, तो डज भी इज बन जाता है। तो रियल में वहां पे बी होता है इज के अंदर भी, जैसे ही विल बी रिपेयरिंग द कार, तो बी आप देते हो क्या, मोड को एक्शन बनाने के लिए। एक्शन जरूरी है जो कि V1 फॉर्म में होता है, बेयर फॉर्म में होता है। ऐसे आपका पैसिव में होता है, ठीक है, अपने करेंगे उन टॉपिक को जब अपने बात करेंगे। पैसिव में भी ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज अपने बोले रिपेयर्ड, कार रिपेयर्ड है, तो कार क्या है, रिपेयर्ड फॉर्म में है, कार रिपेयर्ड फॉर्म में है, तो बी रिपेयर्ड फॉर्म में होना मतलब बी रिपेयर्ड, एक्शन बनाना पड़ेगा। और कहां पे रिपेयर्ड है, पास्ट में रिपेयर्ड थी, कार वॉज रिपेयर्ड थी, पास्ट में रिपेयर की गई थी, तो मॉडल आ जाएगा पास्ट का क्या, डिड, और डिड और बी दोनों मिलकर बन जाते हैं वोज, तो वोज रिपेयर्ड, ठीक है। आगे जाकर अगर रिपेयर होगी तो विल बी रिपेयर्ड, वहां पे अलग रखता है, क्योंकि डू, डज और डिड ये क्या करते हैं, इनकी एक खासियत होती है, ये क्या करते हैं, बी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, और कोई सा मॉडल बी को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए वो अलग से दिखाई देता है। क्योंकि पास्ट में तो आपको वॉज दिखाई देता है, प्रेजेंट में इज, लेकिन फ्यूचर में बात करें विल बी दिखाई देता है। तो वो दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि वहां पे बी आ गया, वहां पे बी नहीं आ रहा, बी कहां से आया एक्स्ट्रा। तो रियल में जो इज है वो डज बी होता है, विल आता है वो इज की जगह नहीं आता। और जो आपका विल है वो बोलते हैं ना कि प्रेजेंट के जो आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, पास्ट की जो वर्किंग हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है, और फ्यूचर की विल सेल है। ऐसा नहीं होता। अगर आप बोलते ना इज एम आर प्रेजेंट की है, तो फ्यूचर की विल बी सेल बी होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट की क्या होती है, डू डज होता है, और पास्ट की डिड होती है, और फ्यूचर का विल सेल अपने बोल सकते हैं। वैसे फ्यूचर नहीं होता, वैसे ये पॉसिबिलिटी वगैरह होती है, मॉडल्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। इज एम आर वॉज वर कुछ नहीं होता, वो बी मिक्स होकर फिर बनता है। रियल में वहां पे बी होता है अगर अपने तोड़ कर देखें तो, ठीक है। हेल्थ क्राइसिस हैज रीच्ड, अब हैज का सब्जेक्ट हेल्थ क्राइसिस को टू खा गया। फ्लैलिंग रेस्पॉन्स, ये पूरी की पूरी बात है ना, यूनियन गवर्नमेंट फ्लैलिंग रेस्पॉन्स,
यूनियन गवर्नमेंट का भाई। तो इसको भी क्या खा गया, टू खा गया, रेस्पॉन्स को इन ले गया, तो यहाँ पे इंटरवेंशन है। तो जुडिशियल जो हस्तक्षेप हुई है कानूनी, हैज रीच्ड, वो पहुंच चुकी है, इट्स अपने, जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए यूज है, इट्स एपोथियसिस। एपोथियसिस का मतलब होता है, वैसे तो बोलते हैं देवीकरण, मतलब एक टाइप से देवता वगैरह, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे कोई चीज परफेक्ट होना, परफेक्ट को बोलते हैं, बिल्कुल शानदार चीज होती है, परफेक्शन की तरफ लेकर जाता है, पॉइंट ऑफ परफेक्शन। तो इट्स एपोथियसिस का मतलब परफेक्ट फॉर्म में पहुंच चुका है, इट्स अपना परफेक्ट पॉइंट इसने प्राप्त कर लिया है, विद साथ, किसके साथ, विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आदेश के साथ, फॉर्मिंग ए 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स, फॉर्म करना। अब यहां पे आपको देखना है, आईएनजी दिखते ही आपको 4 वर्किंग में, ऊपर वाला जो फ्लेलिंग है वो तो आपका एडजेक्टिव हो गया, डायरेक्ट ही पता लग रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट का कैसा रेस्पॉन्स, फ्लेलिंग कैसा मतलब एडजेक्टिव। ये जो आपका आईएनजी है, आईएनजी दिखते 4 वर्किंग, मैन एक्शन, उसके बाद में आपका पहले मेन एक्शन आएगा, उसके बाद में जो आपका आएगा सेकंड एडजेक्टिव आएगा, और थर्ड जो आएगा वो आएगा आपका क्या, क्लोज आएगा, और फोर्थ पे जेरेंड आएगा। ठीक है, तो चेक करेंगे। अब मैन एक्शन तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले इज एम आर, वॉज वर, हैज बीन वगैरह कुछ नहीं है। अब आप ऐसे बोल दो सर ये हैज तो इसका सब्जेक्ट बन सकता है ना, हैज फॉर्मिंग, तो हैज फॉर्मिंग रियल में कुछ नहीं होता। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, हैज के बाद में जैसे आईएनजी वगैरह आ जाता है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ही हैज प्रायोरिटी ऑफ, जैसे स्विमिंग वगैरह किया तो आईएनजी भी आ सकता है हैज के बाद में। ठीक है, तो ये अपने यहां पे बात करें फॉर्मिंग वगैरह की कि हैज भी, तो अगर वो मैन एक्शन होगा ना तो वहां पे बी होना जरूरी है, वहां पे बी होना जरूरी है, जो इसको क्या करेगा, एक्शन में कन्वर्ट करेगा। मैन एक्शन होगा तो देखो ये मोड है मैन एक्शन की फॉर्म में, तो बी होना जरूरी है जो इसको एक्शन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे बी की फॉर्म में आना चाहिए, इज आ सकता है क्योंकि डज बी होता है, विल बी आ सकता है, हैज बीन आ सकता है, बिल्कुल सही, हैव बीन आ सकता है, हैड बीन आ सकता है, क्योंकि जो बीन है वो बी ही है, और वो हैज वगैरह के इंपैक्ट के कारण बीन बनता है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आई? तो वो भी आ सकता है, वॉज वर भी आ सकता है क्योंकि उनमें बी है, आपका शुड बी भी आ सकता है, मस्ट बी, तो मतलब बी फॉर्म टाइप कुछ आना चाहिए तभी ये मैन एक्शन बनेगा। तो ऐसा कुछ पीछे है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैन एक्शन नहीं है। उसके बाद अपने बात करें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो तो उसके बाद में नाउन होना चाहिए जिसपे वो डिपेंड करें, लेकिन उसके बाद तो ए लग गया अलग से, एक ए अलग से लग गया ना, इसका मतलब क्या है, ये आपका एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता। अब 2 चीजें बचती है, या तो क्या है, जेरेंड है या क्लोज है। देखो अगर किसी का एक्शन है एक्स्ट्रा तो ये होगा क्लोज, किसका एक्शन, जो जिस एलिमेंट का एक्शन है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो। तो अपने चेक करेंगे, अब तो पूरी बात पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। अब यहाँ पे एक डाउट हो रहा था कि सर ये 12 है तो 12 के आगे ए कैसे आ गया, एक बारह थोड़ी होता है। तो 12 रियल में ए जो आपका 12 के नहीं यूज हुआ है, ये यूज हुआ है 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स, 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स, रियल में उस टास्क फोर्स वो कार्य दल है उसके लिए वो क्या हुआ है, यूज हुआ है। एक टास्क फोर्स किसकी, 12 मेंबर की, तो 12 मेंबर एक टाइप से क्या है आपका एडजेक्टिव है। अब ये भी डाउट आता है कि सर 1 मेंबर, मेंबर 2 मेंबर्स होते हैं, प्लूरल होता है सर, 1 मेंबर से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है मेंबर, तो एक मेंबर होगा, 2 मेंबर्स होने चाहिए ना सर। तो यहाँ तो 12 है, तो 12 मेंबर क्यों हुआ, मेंबर्स क्यों नहीं हुआ। तो आपको मैंने बताया था नाउन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, नाउन बर्डन को पास करती है और एडजेक्टिव बन जाती है। ठीक है, तो 12 क्या करेगा, मेंबर को मेंबर्स बनाएगा, लेकिन मेंबर ने देखा कि उसके आगे एडजेक्टिव है तो वो उस पर पास कर देगी, फिर उसने आगे नाउन को देखा उस पे पास कर देगा, और वो नाउन के आगे नाउन फिर है तो वो उस नाउन पे पास कर देगा, अल्टीमेट जाकर फोर्स पे जाके इफेक्ट पड़ेगा और वो उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा। क्लियर है, ये नाउन की सबसे बड़ी वर्किंग होती है, नाउन क्या करती है, बर्डन को पास करती है। तो ऐसे सेंटेंसेस आप देखते हो, अगर यहाँ पे अपने बात करें ऑफ होता बीच में, ठीक है, फिर आपको ये ए भी हटाना पड़ता, फिर मतलब अलग से बात करें, इस सेंटेंस को अलग ले जाओ, क्योंकि इस सेंटेंस के साथ तो ऑफ लगाने से कोई मीनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि वो बनाई ये टास्क फोर्स है। इस पूरे सेंटेंस को अपने अलग ले लेते हैं, तो 12 मेंबर ऑफ नेशनल टास्क फोर्स, अपने बात करेंगे ना, उस नेशनल टास्क फोर्स के 12 लोग क्या हुए, बाहर आए किसी से या फिर पीएम से मिलने गए। ठीक है, तो 12 मेंबर नहीं होगा, फिर 12 मेंबर्स होगा, क्योंकि 12 क्या करेगा, अपना इफेक्ट प्लूरल बनाने का डालेगा मेंबर पे, और मेंबर आगे देखेगा कोई नाउन है तो बर्डन पास कर दूं, नाउन एडजेक्टिव वगैरह कुछ है तो बर्डन पास कर दूं, लेकिन क्या नहीं कर पाएगा, 12 जो मेंबर है वो आगे बर्डन पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे ऑफ की प्रीपोजिशन की दीवार बनी हुई है, इसलिए उसे वो बर्डन लेना पड़ेगा, इसलिए मेंबर का क्या बन जाएगा, मेंबर्स बन जाएगा। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया? तो इस तरीके से ये वर्किंग होती है।
कई बार ये भी होता है कि एडजेक्टिव आगे, नाउन के आगे एडजेक्टिव हो, फिर भी वो प्लूरल बन जाती है, ठीक है। जैसे ही इज 5 years ओल्ड, थोड़ा सा मैं बताऊंगा डिटेल में, आपको बाद में टॉपिक में करवा दूंगा। ही इज 5 years ओल्ड, तो ही इज 5 year ओल्ड इस तरीके से नहीं बोलते, 5 years ओल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 ईयर क्या करता है, आगे पास करता है ओल्ड पे। ईयर खुद नाउन है, ईयर आपका क्या है, नाउन है, वो आगे पास करता है ओल्ड पे, और जब वो देखता है ओल्ड पे पास कर देगा, लेकिन ओल्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और नाउन ज्यादा स्टेबल होती है एडजेक्टिव से, तो वो बोलेगा भाई भाई वापस ले ले, प्लीज भाई भाई वापस ले ले, ये मेरे से ना मतलब सहन हो, क्योंकि मैं खुद अनस्टेबल हूं, तो वो वापस बैक आ जाता है। वो पहले पास करता है, उसकी तरफ भेजता है, फिर बोलता है यार ये तो कमजोर है, तो वापस अपने ऊपर रख लेता है। ये मेथड होता है, ये ट्रिक होती है, ठीक है, करने की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओनली एडजेक्टिव होता है बाद में, तो वो प्लूरल भी होता है, तो वहां पे अपने बोलेंगे सर ये तो पास हो गया, हम तो एडजेक्टिव अनस्टेबल पे पास नहीं कर सकते नाउन, ठीक है, फिर उसे खुद पे ही रखना पड़ता है। तो अपने करेंगे इस पे एग्जाम्पल वगैरह लेकर बताऊंगा, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा से इसको एक बार रफ करके फिर चेक करते हैं क्या बोल रहा है ये। तो ऑर्डर फॉर्मिंग ए 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स फॉर किसके लिए, फॉर द इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट अलोकेशन। अलोकेशन का मतलब बंटवारा, चीज को देना किसी को, ठीक है, बांटना। द इफेक्टिव का मतलब प्रभावकारी, और ट्रांसपेरेंट स्पष्ट, बिल्कुल पारदर्शक अलोकेशन। किसका अलोकेशन, ऑफ, सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जा रही है, कंप्लीट है कि सेंटेंस है। अलोकेशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, किसका, मेडिकल ऑक्सीजन का, टू द स्टेट्स, किसकी तरफ, स्टेट्स की तरफ, एंड यूनियन टेरिटरीज, और किसकी तरफ, यूनियन टेरिटरीज की तरफ। ऑन, पर, किस पर, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है, आप क्वेश्चन पूछते चलो, जैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप क्वेश्चन पूछते चलो, आंसर मिलता जा रहा है, इसका मतलब सेंटेंस सही है। इतने देखो स्टूडेंट्स बोलते हैं, कल वाला जो अपनों ने पेपर लिया था उसमें बड़े सेंटेंसेस थे, तो उनमें से एक को, इनकरेक्ट वन को फाइंड आउट करना था कि सर इतने बड़े सेंटेंस देखते ही हमारी हालत खराब हो जाती है। तो देखो हालत इसलिए खराब होती है कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, दूसरा आपकी वर्किंग क्लियर नहीं है। मेन चीज ये, अगर आपकी वर्किंग क्लियर है, आपको रियल में टेक्निक आती है कैसे हैंडल करना होता है सेंटेंस में, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आई, कितना ही बड़ा सेंटेंस आ जाए और कितना ही हाई लेवल का सेंटेंस आ जाए, जैसे मैं कर रहा हूं। आप समझो ना, कैच करने की कोशिश करो कि मैं कैसे पढ़ता हूं, मैं कैसे पढ़ रहा हूं। मैं जैसे ही देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आती है उससे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि मेडिकल ऑक्सीजन टू किसकी तरफ, मॉडल वो होता है, लेकिन मुझे बाद में दिख गया कि इसके बाद नाउन है, तो एज ए प्रीपोजिशन ही वर्क कर रहा है, ठीक है। किसकी तरफ, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की तरफ। माइंड में सोचा कि ऑक्सीजन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को दे सकते हैं, या दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन टेरिटरीज वगैरह। ऑन पर, किस पर, किस पर, ऑन ए साइंटिफिक, रैशनल एंड इक्विटेबल बेसिस। इक्विटेबल का मतलब न्याय संगत, उचित, रैशनल का मतलब तर्क संगत, मतलब समझदारी वाला, साइंटिफिक, साइंटिफिक होता है साइंटिफिक फॉर्म में, अपने वैज्ञानिक तरीके से, मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म में सोचें, उस बेसिस, उस आधार पर कोई काम हुआ होगा, पूरा पढ़ लेंगे तो पूरा मीनिंग आ जाएगा। तो यहां फॉर्मिंग को अपने देखें तो फॉर्म किया गया है किसको, तैयार किया, बनाया गया है किसको, टास्क फोर्स को। 12 लोगों की एक टास्क फोर्स तैयार की गई है। किसके द्वारा तैयार की गई है, ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर टू फॉर्म करने के लिए। तो विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, फॉर्म करते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर के साथ क्या करते हुए, फॉर्म करते हुए, तो किसका, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हो जाएगा क्या, फॉर्मिंग। क्लियर हो आप लोगों के, अपने आप एक्शन बन गया किसका, सुप्रीम कोर्ट का। मतलब जुडिशियल इंटरवेंशन जो है वो, आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को छोड़ो, बीच वाली को एक बार, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कैसे कट किया जाता है, ये भी किसी स्टूडेंट ने कमेंट में पूछा था लाइव चैट के अंदर। तो देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कैसे रिमूव किया जाता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप रिमूव कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको एक बार साइड में रख के जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसको पढ़ो, जो आपका ओरिजिनल सेंटेंस है उसको पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पढ़ो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी सही तरीके से यूज हुई है क्या। यह मेथड होता है। एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को साइड में रखो, उसके बाद जो आपका ओरिजिनल सेंटेंस है उसकी वर्किंग पढ़ो कि वो सही से यूज हुआ है क्या। उसके बाद में वापस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे, कहीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में तो गड़बड़ नहीं है। फिर जब कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग आ जाए तो उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मीनिंग लेकर पढ़ो कि कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्या। क्लियर आप लोगों की, तो इस तरीके से करना होता है। तो एक बार डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। जुडिशियल इंटरवेंशन हैज रीच्ड, पहुंच चुका है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे विद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ क्या करते हुए, फॉर्म करते हुए, साथ साथ की एक्टिविटी है। और वैसे भी अगर आप इसको जेरेंड लो तो ये कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अलग से नाउन बच गया, क्योंकि पीछे से देखो नाउन सेटिस्फाई कैसे होता है, नाउन को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, हर एलिमेंट को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। नाउन को कैसे कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो, या तो क्या हो, पीछे से तीर लगे किसी एक्शन का, वो है नहीं, या प्रीपोजिशन वगैरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड करो, ऑन, फॉर वगैरह, वो भी नहीं है।
फिर एक लास्ट बचता है, वो क्या है, उसको सब्जेक्ट बना दो, लेकिन आगे कोई सेंटेंस ही नहीं है मॉडल के साथ। इसका मतलब ये आपका जेरेंड तो हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट वर्किंग से भी देखे तो इसका मतलब ओनली एंड ओनली क्या बचता है, क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला, पूरी बात को पढ़ें कि जुडिशियल इंटरवेंशन है। देखो हेल्थ क्राइसिस की तरफ जो गवर्नमेंट का फ्लेलिंग रेस्पॉन्स था, उसके रिप्लाई में या रेस्पॉन्स में जुडिशियल इंटरवेंशन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, विद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ फॉर्म करते हुए एक 12 मेंबर की टास्क फोर्स को, किसके लिए फॉर्म करते हुए, द इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। फिर भी देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्रांसपेरेंट एंड, क्योंकि मैं देखो स्पीड में बता रहा हूं तो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन मन में पूछ लेता हूं मैं। अब तो मैं थोड़ा बोल रहा हूं लेकिन मन में पूछते चलता हूं, मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं हर एलिमेंट से। यही मेथड है मेरा, तभी मुझे कभी दिक्कत नहीं आती इंग्लिश के अंदर। ठीक है, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो मैं इजीली कर लेता हूं उसको। क्यों? क्योंकि मेरा हमेशा यही है कि हर एलिमेंट से मैं क्वेश्चन पूछता ही पूछता हूं कि भाई तेरा काम क्या है यहाँ पे, फिर वो मुझे बताता है मेरा काम क्या है। अगर वो सही बता देता है सेटिस्फाई कि मैं, जैसे वो आया हुआ है तो कि भाई यहाँ क्या लेने आया है, तो वो बताएगा ना मैं ये काम आया हूँ, तो मुझे लगेगा कि ये सही तरीके सही काम के लिए आया है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर मुझे ऐसे लगेगा कि ये सही काम के लिए, तो मैं उसको वहां से भगा दूंगा, मतलब एरर दे दूंगा। ठीक है, तो फॉर्म करते टास्क फोर्स को ट्रांसपेरेंट अलोकेशन के लिए टास्क फोर्स को क्या किया है, यहाँ पे तैयार किया गया। अलोकेशन का मतलब बांटना वगैरह। किस चीज की अलोकेशन है, मेडिकल ऑक्सीजन की, किसकी तरफ, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की तरफ। किस बेसिस पर अलोकेशन, किस बेसिस पे है, तो ऑन का रिफ्लेक्शन आपको डायरेक्ट ही पता लगे कहां से, अलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3, जो आपके क्या है 3 जो बेसिस लिए गए उसके आधार पे ये अलोकेशन है। तो मतलब क्या निकला कि इन तीनों आधार पे साइंटिफिक रैशनल इक्विटेबल बेसिस पे, ठीक है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ मेडिकल ऑक्सीजन का जो अलोकेशन के लिए टास्क फोर्स की फॉर्मिंग करते हुए जुडिशियल इंटरवेंशन है, वो अपने एपोथेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ पहुंच चुका है। इस तरीके से पूरी बात इसने बोली है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे बढ़ते हैं। मैकिंग, जैसे ही देखा मैकिंग वर्किंग आई, 4 माइंड में लिख लो, नोट डाउन कर लो, आईएनजी दिखते ही 4 वर्किंग दिखनी चाहिए। मैन एक्शन, उसके बाद एडजेक्टिव, ऑर्डर ये रहना चाहिए, फर्स्ट पे मैन एक्शन चेक करना है, उसके बाद में आपको एडजेक्टिव चेक करना है, देन आपको क्या करना है, क्लोज चेक करना है, और उसके बाद आपको जेरेंड चेक करना है। और जेरेंड देखने का एक बेस्ट मेथड अगर आपको समझ में ना आए तो आपको बस यही देखना है कि जेरेंड है तो वो सेटिस्फाई नाउन है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो या तो उसके पीछे से तीर लगे कोई एक्शन वगैरह का, या फिर वो बाइंड हो किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फॉर वगैरह से, जो भी जितने भी है जैसे ऑन वगैरह कोई भी प्रीपोजिशन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, या फिर वो किसी का सब्जेक्ट बने। अगर ये तीनों के तीनों जो क्राइटेरिया है अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो वो जेरेंड नहीं हो सकता। क्लोज होगा वो एक्शन फॉर्म में होता है, एक्स्ट्रा एक्शन, इसलिए वो डायरेक्ट आता है, उसको कोई भी बाइंड नहीं करना चाहिए, ना तो उस पर तीर लगना चाहिए, ना उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाइंड हो, ना सब्जेक्ट बनना चाहिए। क्लोज एक्शन की फॉर्म में होता है, वो एक्स्ट्रा एक्शन डायरेक्ट फॉर्म में आता है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? जेरेंड क्लोज को कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये 3 एलिमेंट्स चेक कर लेना, अगर सेटिस्फाई हो जाए तो जेरेंड, ना हो तो वो आपका क्लोज है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? आगे बात करें मैकिंग रेकमेंडेशंस। रेकमेंडेशंस को तैयार करना, मैक करना, तैयार करना, रेकमेंडेशंस देना, इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ी है, रेकमेंडेशंस देना, इसका मतलब रेकमेंड करना, एक टाइप से मतलब सुझाव की फॉर्म में बोल सकते हो, रेकमेंड किया उस चीज को, किसी चीज को रेकमेंड करते हैं, जैसे मान लो सुझाव, वैसे बोल सकते हैं आप, ऐसे सुझाव नहीं, एडवाइस की फॉर्म में सुझाव नहीं है, वैसे सुझाव है। जैसे मान लो किसी पर्सन की जरूरत है कहीं पे, जैसे मान लो अपनी बात करें बैंक के अंदर, मान लीजिए डेप्यूटेशन का जो सिस्टम होता है, जैसे अभी मैं डेप्यूटेशन पे चल रहा हूँ, ठीक है, साथ में डेप्यूटेशन पे भी हूँ, फिर भी क्लासेस ले रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है, क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गया, डेप्यूटेशन पे थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो डेप्यूटेशन की अगर अपने बात करें तो किसी भी पर्सन को मान लो बैंक में बोला गया कि डेप्यूटेशन पे भेजना है दूसरे बैंक में, एक बैंक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेजा, वहां पे मान लीजिए कोई जो एम्प्लॉय है वो या तो कोई इमरजेंसी वगैरह हो गई या तबीयत वगैरह खराब होगी, तो उसकी जगह भेजना है, तो क्या किया जाएगा, जो बैंक का जो मान लीजिए मैनेजर वगैरह, वो जब भेजने की बात करते हैं कि किसी को भेजना है, तो स्टाफ में कोई भी उसको जो मैनेजर है उनको ऐसे बोल देते हैं, रेकमेंड कर देते हैं किसी को। जैसे मान लीजिए अपने बात करें कि जैसे हमारे मैनेजर अपने बात करें उस तरीके बीएम की, तो वहां पे अगर मान लो उन्होंने बोला कि रेकमेंड क्या, डेप्यूटेशन पे भेजना है पास वाली ब्रांच में, पास के गांव की ब्रांच में या कोई सिटी की ब्रांच में, तो किसे भेजें, तो
तो स्टाफ का कोई मेंबर मान लो जो सीनियर है या फिर कोई भी है, उन्होंने रेकमेंड कर दिया मुझे कि इनको भेज दो, रेकमेंड तो मतलब सुझाव दिए कि इनको आप डेप्यूटेशन पे भेज दो। और डेप्यूटेशन का फायदा भी है, आपको डेली क्या मिलता है, एक्स्ट्रा वेजेस मिलते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। ठीक है, अब आपको स्माइल दिख रही होगी यहाँ पे, तो मस्त मजे हैं बैंक के अंदर। सीरियसली आपको बहुत एक्स्ट्रा बहुत पेमेंट मिलती है हर चीज की। आपका कोई भी खर्चा हो किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए मेडिकल का हो गया, तो वो सारी चीजें आपको दी जाएगी। अगर बैंक ने आपको कहीं पे भेजा है डेप्यूटेशन वगैरह पे, अगर आपको भेजा है, जैसे मैं डेप्यूटेशन पे जा रहा हूँ, तो रास्ते में होटल पे रुक कर अगर आपने चाय भी पी है ना, या चॉकलेट भी खाई है, या कैंडी वगैरह कुछ भी लिया है ना, तो उसका भी बिल बनता है, और वो पैसा भी आपको कौन देता है, बैंक देता है। ये रियलिटी है। सीरियसली बहुत शानदार आपको ये क्या मिलते हैं, अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। अलाउंसेस अलग है और ये चीजें अलग है। बैंक ने अगर आपको कहीं पे कैश लेकर अगर बड़ी ब्रांच में आपको भेजा डिपॉजिट के लिए, तो उसका भी आपको अलाउंसेस मिलता है। अगर आपको कभी हेड कैशियर वगैरह बनाकर उस वे में आपको अगर की दे दी जाती है, तो उस चाबी को रखने का भी, की को रखने का भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। अगर आप हेड कैशियर वगैरह बन जाओ, अगर आपकी पावर होती है, जैसे कैपेबिलिटी 1 की पावर, 2 की पावर, इस तरीके से डेप्यूटेशन पे जैसे मैं जा रहा हूँ, उसमें सिंगल मैन ब्रांच है, वो वहाँ पे मतलब एक ही 2 ही बंदे हैं, एक बीएम और एक मैं। ठीक है, तो वहां पे मेरी पावर क्या है, 5 की है। तो 5 की पावर पे अगर आप काम करते हो, तो आपको अपने एचआरएमएस में डालना होता है कि मैं 5 की पावर पे काम कर रहा हूँ। तो 5 की पावर पे आपको पर मंथ, एसबीआई की बात कर रहा हूं मैं, पर मंथ 20,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं। आपकी जो सैलरी है उसके अलावा आपको 20,000 मिलते हैं। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया? तो इस तरीके से एक्स्ट्रा खूब पेमेंट मिलती है। अब डेप्यूटेशन पे जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं 100-200 मिलते हैं, 700 के अराउंड आपको रुपीज मिलते हैं, 675 पता नहीं 700 के अराउंड डेली आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। उसमें अगर डेप्यूटेशन पे आप मान लो, जैसे फ्राइडे को मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं डेप्यूटेशन पे जा रहा हूं, तो सैटरडे संडे ऑफ था, तो उस सैटरडे संडे को भी वो 700 के अराउंड वो पेमेंट आपको मिलेगी। क्लियर है? तो सारा कुछ बैंक आपको देता है। ट्रेनिंग वगैरह पे जाओगे तो वहां पे भी आपको मिलता है, मुझे भी मिले हैं ट्रेनिंग की पेमेंट सारी की सारी। ठीक है, मतलब एक तो वहां पे आपको रहने का सारा बैंक का था, खाना पीना सब बैंक का था, फिर भी ऊपर से डेप्यूटेशन बोलकर उसमें आपको फिर से पेमेंट, आपके आने जाने का, ऑटो तक का किराया आपको वहां पे मिलता है। ऑटो का किराया, उसका कोई बिल नहीं होता, क्योंकि ऑटो वाला कोई टिकट नहीं काट कर देता, तो उसका किराया आप वैसे ईमानदारी रखनी चाहिए, लेकिन जितना बोलोगे आप, ऐसे नहीं कि आप बोल दो कि मैं 10 किलोमीटर गया था, तो हाँ 200 रुपये 250 रुपये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 रुपये बिल्कुल सही है, 100 रुपये लिए मैंने तो 100 ही डाले थे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि 10,000 का बिल बना दो, ऑटो वाले ने 10,000 रुपये लिए थे। थोड़ा सेंसिबल वे में काम करना, क्योंकि अरमान जग जाते हैं जब ऐसी चीजें दिखती है, तो समझ में आई? तो इस तरीके से आपको खूब पेमेंट वगैरह मिलती है, बहुत शानदार वाला इंसेंटिव वगैरह आपको मिलते हैं बैंक में। चलो पढ़ते हैं यहाँ पे, छोड़ो उन बातों को, अभी आपके अरमान जगाने, वैसे जगाने चाहिए आपके अरमान, ताकि आप पढ़ाई करो रियलिटी। तो मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी आ रही है, सैलरी के अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलता है, तो पेमेंट खूब मिलती है आपको। तो आगे बात करें मैकिंग रिकमेंडेशंस। मैकिंग रिकमेंडेशंस का मतलब रिकमेंडेशन तैयार करना, मेन एक्शन होगा नहीं उससे पहले, कोई मॉडल बी फॉर्म टाइप ऐसा कुछ नहीं है, इज एम आर, वोज वर, विल बी वगैरह कुछ भी नहीं है, हैज बीन वगैरह, हैव बीन, हैड बीन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मेन एक्शन नहीं है। और उसके बाद में अपने बात करें, अब अपने डायरेक्ट देखते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव हो सकता है क्योंकि उसके बाद में नाउन है। बनाने वाले रिकमेंडेशन, क्या बनाने वाले, बेवकूफ बनाने वाले, बनाने वाले, क्योंकि अगर इसको एडजेक्टिव लोगे तो रिकमेंडेशन कौन से, बनाने वाले, बनाने वाले रिकमेंडेशन, बेवकूफ बनाने वाले, कोई मीनिंग नहीं आया। बनाना ही रिकमेंडेशन है, देना ही रिकमेंडेशन, इसका मतलब मैक का तीर लगेगा रिकमेंडेशन पे। या तो मैकिंग आपका क्या होगा, जेरंड होगा या क्लोज होगा, पता लगेगा कंप्लीट सेंटेंस के बाद शुरू हो जाओ। ऑन पर सुझाव दिया गया, किस पर, ऑगमेंटिंग पर। ऑगमेंटिंग मतलब बढ़ाना, ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना, पर ऑन लगा है, देखना ऑन लगा है, पर किसी पर, तो किस पर हो सकता है, कोई चीज पर ही होता है ना, और चीज का मतलब क्या होता है, नाउन, अपने आप ही पता लग गया जेरंड है डायरेक्टली, क्योंकि मैन एक्शन होगा नहीं दीवार के बाद, क्योंकि ऑन यूज के लिए है, पर उसी चीज पर, तो डायरेक्ट ऑगमेंट के लिए, ऑगमेंटिंग के लिए ही ऑन यूज हुआ है, तो दीवार उसी के लिए यूज हुई, इसलिए मैन एक्शन हो नहीं सकता। कोई बैक रिफ्लेक्शन ऑन का है नहीं, बैक रिफ्लेक्शन होता तो अपने बोल देते ये मैन एक्शन है, बैक वो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज की तरफ वर्क कर रहा है, वो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज का मेथड होता है। जिस स्टूडेंट को सेकंड सब्जेक्ट क्लोज क्लियर नहीं है, अपनी जो प्लेलिस्ट के अंदर एलिमेंट्स वर्किंग है, इंग्लिश एलिमेंट्स वर्किंग, वहां जाकर चेक कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्लियर नहीं होगा तो आपको वर्किंग क्लियर नहीं होगा, आपको पता नहीं लगेगा कौन सा क्या आ गया, कि ये आर किसके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ऐसे डाउट्स
कि ये किसके लिए यूज हुआ है सर, पता नहीं लग रहा सर, प्रीपोजिशन के बाद में आर कैसे आ गया, प्रीपोजिशन के बाद में इज कैसे आ गया, ऑन के बाद इज कैसे आ गया, टू के बाद इज कैसे आ गया। तो वो रियल में क्या होता है, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज होता है, उसका बैक रिफ्लेक्शन होता है, वो मैंने क्लियर किया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को गो थ्रू कर लेना। ऑन ऑगमेंटिंग द सप्लाई, सप्लाई को ऑगमेंट करने पर, तो डायरेक्ट पता लग गया जेरेंड है, मतलब सुझाव दिया किस पे, सप्लाई को बढ़ाने पर, बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड है ऑन प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड डिमांड्स, जो मांग है प्रेजेंट। तो बेस्ड किसके लिए यूज है, सप्लाई के लिए। पास वाले के पास जाओ, किसके लिए यूज है, तो सप्लाई जो कि क्या है, अब ऑगमेंट का तीर लगा हुआ है सप्लाई पे, तो सप्लाई आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता बेस्ड का, इसलिए यहां पे यूज हुआ है आपका ईडी क्लोज। रियल में अगर सेंटेंस बनता तो क्या होता, द सप्लाई इज बेस्ट, सप्लाई बेस्ड है, पैसिव फॉर्म बनती, लेकिन सप्लाई ऑलरेडी ऑगमेंटिंग के द्वारा खाया हुआ है, इसलिए यहां पे ये नहीं बनेगा। इसलिए क्या होगा, ये ईडी क्लोज है किसका, सप्लाई का। सप्लाई जो कि बेस्ड है, किस पे आधारित है, ऑन प्रेजेंट, जो हाल ही की, एंड प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब जो आगे हो सकती है, उम्मीदित है, जिसका प्रोजेक्शन किया गया, संभावित डिमांड्स। डिमांड्स कैसी है, प्रोजेक्टेड, डिमांड खुद प्रोजेक्ट नहीं कर रही, जैसे वेदर प्रोजेक्टिंग, वेदर प्रोजेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, वेदर को प्रोजेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट, तो वहां जो इंस्ट्रूमेंट है वो वेदर को प्रोजेक्ट कर रहा है, खुद कर रहा है, इसलिए प्रोजेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। और प्रोजेक्टेड का मतलब वो खुद नहीं करा, उसी को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहां डिमांड को प्रोजेक्ट किया गया, डिमांड खुद प्रोजेक्ट नहीं कर रही, संभावना नहीं दे रही, उम्मीद नहीं कर रही, डिमांड प्रोजेक्टेड है कि आने वाले टाइम में क्या क्या डिमांड हो सकती है, तो डिमांड को प्रोजेक्ट किया गया है किसी के द्वारा, इसलिए वो पैसिव एलिमेंट, इसलिए एडजेक्टिव भी आपका क्या होगा, पैसिव। तो ये एडजेक्टिव है, और ये जो आपका है वो क्या है, ईडी क्लोज है। जो बाद में आता है वो ईडी क्लोज होता है एक टाइप से, सप्लाई जो कि बेस्ड है, और ये प्रोजेक्टेड एक टाइप से। एडजेक्टिव जो पैसिव है वो सेम सही रहता है, लेकिन होता क्या है कि जो पैसिव होता है उसमें तो किसी के द्वारा किसी का इंटेंशन दिखाई देता है कि किसी ने क्या किया, उस पर तीर वगैरह छोड़ा है। और जो एडजेक्टिव होता है वो डायरेक्ट उसी मोड में होता है, ऑलरेडी उसी फॉर्म में होता है, वो उसमें अपने को मतलब नहीं है कि उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किसने किया। और पैसिव में अपने को ये मतलब बन जाता है कि किसी ने उसको कन्वर्ट किया, अपने को कन्वर्ट होता दिखाई देगा। जैसे अपने बात करें, द विंडो वॉज ब्रोकन व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, रूम में पहुंचा, तो विंडो वॉज ब्रोकन, विंडो क्या थी, टूटी हुई थी। अब अपने को नहीं पता किसने तोड़ी, अपने को देखो माइंड में पिक्चर क्या बनेगी, अपने को ये दिखाई देगा कि वो विंडो टूटी हुई दिखाई देगी, अपने को ओनली वो विंडो टूटी हुई दिखाई देगी, उस मोड में दिखाई देगी। और अगर अपने ऐसे बोला तो विंडो वॉज, बाद में अपने इन्वेस्टिगेट किया कि विंडो टूटी कैसे टूटी, तो क्या आएगा वहां पे, पता लगा इन्वेस्टिगेशन के बाद में कि बॉल, बच्चे खेल रहे थे, बॉल लगी थी आकर, तो विंडो वॉज ब्रोकन बाय ए बॉल, तब आपको क्या दिखाई देगा, ये बात बोलते आपको दिखाई देगा बॉल टकराती हुई दिखाई देगी विंडो की, वो पैसिव होता है। विंडो वॉज ब्रोकन एंड विंड वॉज क्रॉसिंग थ्रू इट, इसके थ्रू क्रॉस कर रही थी, या कमिंग इनटू द रूम, रूम के अंदर आ रही थी, किस, इस विंडो के थ्रू। तो वहां सिर्फ आपको इतना दिखाई देगा, वो खिड़की दिखाई देगी और वो टूटी हुई दिखाई देगी। अभी आपको मैं ये बोलूं ना कि विंडो टूटी हुई थी, हवा उसमें से पास हो रही थी, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ये दिखेगा कि खिड़की टूटी हुई है, आपको ये दिखेगा कि खिड़की है कोई। माइंड पिक्चर तो बनती है, जब भी अपने बात करते हैं माइंड पिक्चर बनाता है अपने आप, इग्नोर करते हो वो अलग बात है, ठीक है। तो वो आपको क्या दिखाई देगा, खिड़की टूटी हुई दिखाई देगी और उसमें से हवा पास होती हुई दिखाई देगी। तो आपको कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देगा, आपको उस विंडो की सिचुएशन दिखाई देगी, उसकी कंडीशन दिखाई देगी, वो रियल में किस मोड में है वो मोड दिखाई देगा। तो वो होता है आपका एडजेक्टिव मोड। एडजेक्टिव और पैसिव में अगर अपने डिफरेंस करें तो मैं बता भी दूंगा आपको। और उसके बाद में अगर मैं बोलूं द विंडो वॉज ब्रोकन बाय ए बॉल, बॉल के द्वारा क्या की तोड़ी गई, तो आप पिक्चर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, बॉल आती दिखेगी और विंडो टूटती दिखेगी। वहां पे आपको एक्शन की फॉर्म में दिखाई देता है दोनों में विंडो वॉज ब्रोकन, दोनों में द विंडो वॉज ब्रोकन है, सेम का सेम दिख रहा है, लेकिन दोनों में जैसे कंप्लीट सेंटेंस पढ़ते हैं, डायरेक्ट देते द विंडो वॉज ब्रोकन, तब तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन कंप्लीट सेंटेंस पढ़ लें, द विंडो वॉज ब्रोकन एंड द विंड वॉज क्रॉसिंग थ्रू इट, ये पढ़ दें, या विंडो वॉज ब्रोकन एंड इट वॉज ब्रोकन बाय ए बॉल, तो ये पढ़ दें। दोनों का कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने के बाद आपकी पूरी की पूरी फीलिंग ही चेंज हो जाती है। तो आपकी फीलिंग चेंज होती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इसीलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है सेंटेंस पे कि सेंटेंस क्या बोलना चाहता है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया ना? तो एक्शन की फॉर्म में दिखाई दे, किसी का इंटेंशन या कोई उसको उस मोड में ब्रोकन फॉर्म में लाता हुआ दिखाई दे, कोई अप्लाई करते हुए, एक्शन अप्लाई करके उस मोड में लाता हुआ दिखाए, तब तो पैसिव है। और अदरवाइज वो डायरेक्ट उस मोड में है तो आपका एडजेक्टिव। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें एंड फैसिलिटेटिंग ऑडिट्स, और जो क्या है फैसिलिटेटिंग का मतलब इजी बनाना, ऑडिट्स का मतलब जो लेखा जोखा होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है डेटा की फॉर्म में, डेटा वगैरह पता लगाना।
तो यहाँ एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो देखो कहां से जाएगा, एंड का रिफ्लेक्शन के लिए एक तो आना चाहिए, लेकिन अपने बात करें प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड डिमांड्स तो पूरा एक ही चीज है, एक ही नाउन है, क्योंकि प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड तो क्या है, वो आपके एडजेक्टिव है किसके, डिमांड के। अब आप यहां मत बोल देना प्रेजेंटेड, सर यहां प्रोजेक्टेड है तो यहां प्रेजेंटेड नहीं आएगा, एडजेक्टिव तो ईडी फॉर्म में होता है, ये नहीं होता, ईडी फॉर्म में जरूरी नहीं है वो एडजेक्टिव ही हो आपका, ठीक है, कि सर यहां पर प्रोजेक्टेड है, क्योंकि एक ये भी डाउट होता है बच्चों के पैरेललिज्म वाला, क्या बताते हैं आपको टीचर्स ये बताते हैं एंड पैरेललिज्म, एंड में पैरेललिज्म होता है, मुझे तो नहीं पता क्या होता है ये, ठीक है, लेकिन मैंने सुना है बच्चे पूछते हैं इसलिए पता है ये डाउट। तो पैरेललिज्म में बोलते हैं कि एंड की दोनों तरफ क्या होगा, सेम की सेम चीज आएगी, अगर इधर नाउन है तो उधर भी नाउन आएगा, इस इधर जो फॉर्म इधर आईएनजी फॉर्म है तो इधर भी आईएनजी फॉर्म आएगी, इधर आपकी ईडी फॉर्म है तो इधर भी ईडी फॉर्म आएगी, ऐसा नहीं होता। ये लो यहाँ ईडी फॉर्म है, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, बताओ प्रेजेंटेड। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जब पैरेललिज्म वाला ये रूल, वो ये भी आपका उन 120 गोल्डन रूल्स में आता है, जो कोई टीचर आपको बहुत फेमस मानते हैं वो करवाता है, तो ठीक है, तो उसमें ये भी आता है उन 120 गोल्डन रूल्स में, और वो भी यही बोलते हैं पैरेललिज्म होता है। तो देख लो आप कि क्या रियलिटी है, जिसको बहुत बड़ा मानते हैं वो रियल क्या है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो प्रेजेंटेड, हंसी आ रही है मुझे वैसे ही, ठीक है, तो प्रेजेंटेड यहां पे यूज होगा, तो प्रेजेंटेड डिमांड का मतलब क्या हो जाएगा, डिमांड को जो प्रेजेंट किया गया, सामने रखा गया है, प्रेजेंटेड डिमांड का मतलब मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, डिमांड जो सामने रखी गई है। प्रेजेंट डिमांड का मतलब जो वर्तमान समय में इस टाइम पे जो डिमांड है, तो इस टाइम की डिमांड और आगे की डिमांड की बात कर रहा है वो, ना कि वो सामने प्रस्तुत की गई डिमांड है, किसी के सामने रखी गई, तो सामने थोड़ी रखी गई है डिमांड, लोग सामने थोड़ी रख रहे हैं, लोगों को देख के ही पता लग रहा है कि इनकी डिमांड क्या हो सकती है। तो लोग अगर खुद बोलते हैं हमारी डिमांड ये, तो प्रेजेंटेड होता, और प्रेजेंट डिमांड का मतलब आज के समय की क्या मांग है, आज के समय की क्या मांग है, तो समय मांग कर नहीं रहा, समय की मांग मतलब उस तरीके से कि इस सिचुएशन समय के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करना चाहिए, तो प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड सही है। और उस पैरेललिज्म के उस रूल के कारण क्या हो जाता है, ये आपका नेगेटिव हो जाता है, बच्चे इसको एरर में कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों के, इसका मतलब एक रूल और खत्म कर दिया, पिछली क्लास में भी रूल खत्म किया था, इसमें एक रूल और खत्म कर दिया कि एंड के बाद में, एंड के साथ एंड में क्या होता है कि सेम की सेम क्या आती है आपकी जो है मोड आता है, सेम की सेम उनकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो वो रूल भी आपका यहाँ पे इनवैलिड हो गया। क्लियर आप लोगों के, तो क्या हो सकता है, एंड के आसपास कुछ भी आ सकता है, बस मीनिंग सही जाना चाहिए। आपको क्या करना है, अपने को रटना है ही नहीं कुछ क्या आएगा, अपने को सिर्फ उसका मीनिंग चेक करना है। तो यार फैसिलिटेटिंग यहां से ऑन के बाद से देखें तो क्या होगा, सप्लाई बेस्ड है, इजी लेखा जोखा, ऐसे पढ़ लो आप, सरल जो गणना पढ़ लो, सरल गणना पर आधारित है, सप्लाई सरल गणना पर आधारित है। कोई मीनिंग आ रहा है क्या, कोई मीनिंग नहीं आया। उसके बाद में अगर मैं ऑन के बाद नहीं हुआ, बेस्ट के बाद बेस्ट फैसिलिटेटिंग, आधारित फैसिलिटेटिंग, तो बेस्ड ऑन तो पूरा का पूरा आएगा, आधारित है किसी पर, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे सप्लाई के बाद में सप्लाई फैसिलिटेटिंग, सप्लाई फैसिलिटेटिंग क्या, सप्लाई सरल बना रही, मीनिंग नहीं ले रहा, मीनिंग लेते चलो आपको एंड का रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ऑगमेंटिंग के बाद देखना, ऑगमेंटिंग बढ़ाना सरल बनाना, बढ़ाना सरल बनाना, दो एक्शन नहीं होगा, एक्शन टाइप, जेरेंट भी तो एक्शन ही होता है एक टाइप से। इस ऑन के बाद में देखना रेकमेंडेशन है किस पे, एक तो ऑगमेंटिंग बढ़ाने पे और एक फैसिलिटेटिंग में सरल बनाने पे। एक तो है कि सप्लाई को आपको बढ़ाना है, इस पे सुझाव दिया है, दूसरा सुझाव किस पे दिया है, जो फैसिलिटेटिंग ऑडिट्स है, मतलब ऑडिट्स को सरल बनाने पर दूसरा सुझाव है, मतलब सुझाव किस पे, एक तो सप्लाई को बढ़ाने पे और ऑडिट्स को सरल बनाने पर जो सुझाव है, मेकिंग, ठीक है, बाय किसके द्वारा, सब ग्रुप्स। अब फैसिलिटेटिंग ऑडिट्स को इजी बनाना है, किसके द्वारा बनाना है, पहले बाय को अपने पास वाले के लिए यूज करेंगे, यहां नहीं होगा तो आगे चलेंगे, फिर मेकिंग रिकमेंडेशंस पे अभी आ सकते हैं अपने, समझ में आई चीज। तो बाय सब ग्रुप्स के द्वारा, तो ये अपने देखें तो ऑडिट्स को क्या करना है, सब ग्रुप का मतलब उप समूह होता है जो आपका, तो ऑडिट्स को सरल बनाना है किसके द्वारा, उनके द्वारा, इसके सब ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे ऑगमेंटिंग को भी साथ लूं तो देखना कि ये सप्लाई को ऑगमेंट बढ़ाना और फैसिलिटेटिंग जो ऑडिट्स है, ऑडिट्स को सरल बनाना किसके द्वारा, सब ग्रुप के द्वारा। तो सब ग्रुप जब आप बनाओगे तो वो सप्लाई को भी तो ऑगमेंट करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप बना दोगे तो अलग अलग लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे वो सप्लाई देंगे। तो ये जो बाय है वो ओनली इसके लिए नहीं, ये दोनों के लिए ज्यादा अच्छा है। देखो ओनली इसके लिए भी बात करें ना फैसिलिटेटिंग के लिए, तो भी आपका ये जा तो सही रहा है,
लेकिन ज्यादा अच्छा किसके लिए? दोनों के लिए, क्योंकि सब ग्रुप बनाओगे तो दोनों के लिए बनाओगे ना, सप्लाई बढ़ाने के लिए भी आपको छोटे छोटे ग्रुप बनाने पड़ेंगे और ऑडिट्स को सरल बनाने के लिए भी आपको छोटे छोटे ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तो ज्यादा अच्छा ये है। उसके लिए भी आप बोल सकते हो सर उसमें क्या एरर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको रियल में इंटरव्यू वगैरह में अगर ऐसा सेंटेंस देकर बाई चांस मेरे जैसा बैठा हो वहां पे, ठीक है, तो वो आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ भाई ये बाय है वो किसके लिए यूज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देना पड़ेगा दोनों के लिए। क्योंकि जब सब ग्रुप, सप्लाई कब बढ़ेगी? ओनली एक ही बंदा चीजों को सप्लाई करे तो सप्लाई बढ़ती है, या फिर वो टीम बनाकर अलग अलग लोगों को सप्लाई में भेजे? मतलब हर एक बंदा है, जैसे मान लीजिए मैं अकेला हूं, हर गांव जाकर मैं सप्लाई करूं तो ज्यादा सप्लाई दे पाऊंगा, या फिर मेरे पास 10 लोग और हैं उनके साथ मिलकर मैं सप्लाई दूं तो ज्यादा दे पाऊंगा? क्लियर है ना? और इजी कब बनेगा? मैं अकेला सब जगह सप्लाई दूं तो इजी रहेगा, या फिर मेरे साथ 10 लोग और मैं जोड़कर फिर सप्लाई करना स्टार्ट करूं तो ज्यादा इजी बनेगा, अगर मैं डेटा वगैरह कलेक्ट करना हो तो। नॉर्मल सी बात है। तो दोनों के लिए यूज हुआ है। विद इन सब ग्रुप्स, विद इन अंदर ही अंदर किसके? विद इन ईच स्टेट, हर स्टेट में, एंड यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी में, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट्स रेमिट, वो भी एक पार्ट है इसके रेमिट का, वो भी इसके पार्ट है किसके? इसके रेमिट का। तो यहां पे अपने बात करें इसका सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं। रेमिट का मतलब क्या होता है? कोई चीज को प्रदान करना, जैसे सेंड करना है किसी चीज को, आगे से आगे पास कर देना, रेमिट का मतलब। वैसे मनी वगैरह, पैसा वगैरह सेंड करते हैं तो रेमिटेंस वगैरह यूज किया होगा आप लोगों ने। रेमिटेंस का मतलब, रेमिटेंस वही होता है जैसे कैश रेमिटेंस हो गया, ठीक है। कैश रेमिटेंस का मतलब एक ब्रांच क्या कर रही है, जो चेस्ट ब्रांच है उसमें अपना कैश भेज रही है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। कैश रेमिटेंस का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी बैंक की ब्रांच, जो चेस्ट ब्रांच है, करेंसी चेस्ट है, जहां पे मतलब बड़े लॉकर बने हुए हैं जहां पे करेंसी को रखा जाता है, जो आरबीआई के अंडर आता है। तो एसबीआई की जो ब्रांच मैं बताऊं, जो चेस्ट ब्रांच होती है एसबीआई की, वो आरबीआई के अंडर आती है, उस पर कंट्रोल पूरा आरबीआई का होता है, एसबीआई का नहीं होता। तो करेंसी चेस्ट एक पर्टिकुलर रीजन में एक होती है, उस तरीके से एरिया वाइज, तो वहां के आसपास की ब्रांचेस उसके अंडर में काम करती है, एक टाइप से अपने बात करें उस वे में। वैसे अंडर में नहीं करती, लेकिन कैश की फॉर्म में, क्योंकि लिमिट होती है छोटी ब्रांचेस जैसे 20 लाख की लिमिट, थोड़ी बड़ी ब्रांच तो 50 लाख की लिमिट, इतना ही आप कैश अपनी ब्रांच में रख सकते हो, इतनी छोटे लॉकर होते हैं। तो चेस्ट, करेंसी चेस्ट होती है, उसमें करोड़ों रुपए रहते हैं। तो वहां पे आपको डेली क्या करता है, जैसे वो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, जैसे 20 लाख की, उससे पार निकलने के बाद आपको वहां पे जमा करवा के आना होता है। क्लियर आप लोगों को समझ में? तो इस तरीके से बात कर, रेमिट का मतलब भेजना। तो रेमिट, इट्स रेमिट, इसका जो रेमिट है मतलब भेजना, संप्रेषण, प्रेषण जो है, जो भी है, जिसको हिंदी में जैसे ही बोलते हैं, उसका एक पार्ट है। क्या इसका सबसे ढूंढने चले तो यूटी और ईस्ट स्टेट को विद इन खा गया, सब ग्रुप्स को बाय खा गया, ऑडिट्स को फैसिलिटेटिंग का तीर लग गया, ठीक है। डिमांड्स, प्रोजेक्ट को ऑन खा गया, प्रोजेक्टेड डिमांड वगैरह उनको। बेस्ट सब्जेक्ट बनाने के लिए नाउन चाहिए। सप्लाई को ऑगमेंटिंग का तीर लग गया, ठीक है। ऑगमेंटिंग को ऑन खा गया, तो मैकिंग रिकमेंडेशंस इसका सब्जेक्ट है। रिकमेंडेशन सब्जेक्ट नहीं है, मैकिंग रिकमेंडेशन। ऐसा भी अपने पास कई बार होता है, जैसे मान लीजिए जैसे हेल्पिंग पर्सन इज माय नेबर, दैट हेल्पिंग पर्सन इज माय नेबर, या हेल्पिंग पर्सन, द हेल्पिंग पर्सन, या हेल्पिंग पर्सन इज माय नेबर, इस तरीके से, मतलब समझने के लिए थोड़ा सा, हेल्पिंग पर्सन इज माय नेबर। तो बताओ वो हेल्प करना मेरा नेबर है, वो पर्सन मेरा नेबर है, तो वो पर्सन उसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग पर्सन, वो पर्सन मेरा नेबर है, तो हेल्पिंग वहां पे उसका एडजेक्टिव बन जाएगा। हेल्पिंग पर्सन इज ए वेरी ग्रेट क्वालिटी, या फिर हेल्पिंग पर्सन इज द नेसेसिटी ऑफ दिस क्रूशियल टाइम, इस टाइम की जरूरत है हेल्पिंग पर्सन। तो वो आदमी जरूरत है, या वो उस आदमी की हेल्प करना जरूरत है, आदमी की हेल्प करना, तो वहां पे आदमी सब्जेक्ट नहीं होगा, वहां पे हेल्पिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आईएनजी लगकर नाउन हो, जैसे उस फॉर्म में, तो कई बार तो वो जो आईएनजी है वो सब्जेक्ट बन के जेरेंड बना वो होता है, वो सब्जेक्ट होता है, और कई बार क्या होता है वो नाउन सब्जेक्ट होती है। तो ये भी एक दिक्कत होती है। तो मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया हेल्पिंग पर्सन वाला, उसके अकॉर्डिंग आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो पता कैसे लगेगा, देखो स्ट्रक्चर दोनों की सेम सी है, फॉर्मेट दोनों का सेम सा है, पता कैसे लगेगा, सेंस से पता लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि वो बोलना क्या चाहता है। क्लियर है ना आप लोगों के? तो इस तरीके से आपको पता करना होता है। तो हेल्पिंग पर्सन इज माय नेबर, अब आपको खुद ही सोचना है कि वो हेल्प का जो एक्शन है वो मेरा नेबर है या पर्सन नेबर है, तो अपने आप पर्सन नेबर बन जाएगा, हेल्पिंग आपका अपने आप उसका एडजेक्टिव बन जाएगा, मतलब हेल्प करने वाला आदमी मेरा नेबर है, जहां पे वहां पे जो हेल्प कर रहा था। और हेल्पिंग पर्सन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट, जो टाइम है, जो क्रूशियल टाइम है उसकी,
तो आदमी जरूरत नहीं है, वो आदमी की हेल्प करना जरूरी है। मतलब किसी भी इंसान की हेल्प करना क्या है, आज के टाइम की जरूरत है। तो वहां पे सब्जेक्ट अपने आप हेल्पिंग बन जाएगा, और जैसे वो सब्जेक्ट बने वो जेरेंड, वो आगे तीर छोड़ देगा। वो एडजेक्टिव नहीं बनेगा, आगे तीर छोड़कर एक्शन बन जाएगा, ठीक है। और एक्शन की फॉर्म में नाउन बनकर जेरेंड, क्योंकि नाउन क्या, जेरेंड क्या होता है, एक्शन की फॉर्म में ही नाउन होता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मेकिंग रिकमेंडेशन। तो पूरी बात को बात करें तो यहाँ पे क्या, फैसिलिटेटिंग ऑडिट्स को फैसिलिटेट करना, सरल बनाना, सप्लाई को बढ़ाने, ग्रुप वगैरह के द्वारा ऑडिट्स को क्या करना, फैसिलिटेट करना, सप्लाई को ऑगमेंट करना। इस चीजों के ऊपर जो रिकमेंडेशंस की जो मेकिंग है, मतलब रिकमेंडेशंस तैयार करना जो है, जो सुझाव दिए जा रहे हैं, वो सुझाव देना ही क्या है, पार्ट है किसका, इट्स रेमिट। इसके रेमिट का मतलब अपनी चीजें ट्रांसफर करने का, जो अपनी ड्यूटीज वगैरह को जो अदर्स पे ट्रांसफर करने का पार्ट है। समझ में आया? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, स्टूडेंट्स जाएंगे इज का सब्जेक्ट ढूंढने। सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे कहां पे, मैकिंग रिकमेंडेशंस। करेंगे क्या स्टूडेंट, रिकमेंडेशंस देखकर इसको एरर कर देंगे कि इज नहीं, आर आना चाहिए सर, सब्जेक्ट तो इसका प्लूरल है। वो रिकमेंडेशंस को ही उसका सब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर है? क्योंकि जेरेंड वगैरह कितना रोल प्ले पता नहीं होता, क्योंकि जैसे नाउन, क्योंकि दिमाग में स्टूडेंट के ये रहता है कि सब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस का, वो नाउन होता है, और नाउन दिखते उसको प्रॉपर नाउन दिखती है, उसको जेरेंड ऐसे नहीं दिखता कि जेरेंड भी तो एक नाउन होता है, वो भी तो एक नाउन है, तो क्या पता जेरेंड उसका सब्जेक्ट है। उसको डायरेक्ट क्या दिखता है, बस यही दिखता है माइंड के अंदर कि जैसे ही अगर सेंटेंस दिखा, उसका सब्जेक्ट ढूंढने जाओ, सब्जेक्ट तो नाउन होता है, और जैसे ही जाएगा, जाते वो रिकमेंडेशंस को सब्जेक्ट देखेगा, और रिकमेंडेशंस को सब्जेक्ट देखते ही एरर में मान लो ये सेंटेंस आया हुआ है, तो वो इज की जगह आर करेगा, बोलेगा इस पार्ट में एरर है। और एरर क्यों है, क्योंकि रिकमेंडेशंस प्लूरल है। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रिकमेंडेशंस नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैकिंग है, और मैकिंग क्या है, जेरेंड है, और जेरेंड आपको पता है सिंगुलर ही रहता है, वो एक एक्टिविटी होती है, इसका मतलब इज आया है, वो मैकिंग उसका सब्जेक्ट है, इसलिए इज आया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, क्लियर है ना ये डाउट? तो ये बहुत शानदार वाला, ये लगता होगा आपको, ये जो अपनी क्लासेस चल रही है इसकी लेंथ बढ़ जाती है, वो टाइम लगता है कि मतलब हमारा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको लगता होगा उसकी लेंथ देखकर, लेकिन रियल में इन क्लासेस से आप चीजें सीख रहे हो। देखो कितना बड़ा डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ, ये इज आर वाला। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको एरर करके आ जाते हैं, जो मतलब मेरे से नहीं पढ़े हुए, जिनकी वर्किंग क्लियर नहीं है, वो इसको मैक्सिमम आर करके आते हैं। यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट्स है वो पक्का गारंटी है, उनसे आप पूछ लेना चाहे, वो यहाँ पे आर ही करके आते हैं एग्जाम के अंदर, इसको एरर बना के आते हैं। जो मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी जिनकी वर्किंग क्लियर है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो अदर फैकल्टीज पढ़े हुए हैं, रूल्स वगैरह जिनके रटे हुए हैं, पढ़े हुए रूल्स वगैरह, उनके ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और 100% गारंटी है वो 100% ये गलती करके आते हैं और नेगेटिव लेकर आते हैं एग्जाम। क्लियर है आप लोगों के? तो ये वाली चीज है। तो ये वीडियो की लेंथ को मत देखा करो, यहाँ पे रियल में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ये इतनी शानदार वर्किंग, ये भी एक वर्किंग, प्रेजेंट और प्रोजेक्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके रूल्स देखे हुए हैं या रूल्स के अकॉर्डिंग जो चलते हैं कोई भी, उनके भी यहाँ पे प्रेजेंटेड प्रोजेक्टेड वाली दिक्कत 100% होती। एंड का पैरेललिज्म वाला कॉन्सेप्ट जो रूल का होता है, जो रूल होता है आपका पैरेललिज्म वाला, जो टीचर्स आपको बताते ही रहते हैं हर बार, याद रखना एंड के बाद में दोनों। ये तो आपको भी पता है, आपको भी पता होगा, ऐसे ही बताते हैं, अभी भी यही बताते हैं मैक्सिमम टीचर्स, क्या सभी बताते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो वाली चीज है। तो ये भी एक पॉइंट क्लियर हुआ है अपना। तो ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होकर ही आप एक्सपर्ट बनोगे। तो यहां से आपके छोटी छोटी चीजें क्लियर हो रही है। आपको लग तो रहा होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, इतना टाइम खींच रहे हैं सर, कोई मतलब वाली बात नहीं है। बाद में आपकी इंग्लिश बन भी जाएगी तो आप ऐसे बोलोगे हमने तो क्या किया है, खुद से किया है, स्टडी करके, मतलब हम एडिटोरियल वगैरह पढ़ कर खुद से, ठीक है, रीडिंग वगैरह से बनाई है। लेकिन आप वो चीज याद नहीं करते कि यहाँ पे जो आपको चीजें करवाई गई थी छोटी छोटी, वो आपके माइंड में सेट हुई, उसके बाद ही आपकी वर्किंग हुई। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होते तो आप कितनी रीडिंग कर लेते, ना तो आपको रीडिंग में समझ में आता, ना आप एग्जाम में कुछ कर पाते। तो रियल जो बेस है वो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा और डेप्थ में ही चलना पड़ेगा, स्पीड में अपने नहीं कर सकते। अगर इंग्लिश बनानी है तो स्पीड में नहीं कर सकते। अगर आपको ओनली मीनिंग चेक करना है कि बोलना क्या चाहता है मेरी तरफ से, फिर अपने स्पीड में कर सकते हैं। वो आप पे है, आप मुझे बता देना कि स्पीड में करना है या धीरे धीरे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं या डायरेक्ट आपको मीनिंग चाहिए, ठीक है, वो आप बता देना। फिर ये मत बोलना कि एग्जाम में हमारे साथ क्या हो गया। अगर आपको एग्जाम में मार्क्स बनाने हैं, शानदार वाले मार्क्स बनाकर सिलेक्शन लेना है तो स्लो चलना। अदरवाइज आपको नॉर्मल टाइम पास करके आना है तो आप स्पीड में पढ़ो, किसी से ही पढ़ो, मेरी कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, सारे ऐसे ही करवाते हैं, ठीक है। तो वो वाली बात है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो रिवाइज कर लेना, बड़ी ही शानदार वर्किंग थी।
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू की रहेगी। ठीक है, तो प्रिपेयर होके आना आप अपनी वर्किंग के साथ में, और उसको अप्लाई करना होता है वहां पे अपने। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट आई थिंक आप लोगों के आ रहा होगा, तो बता देना ये भी मुझे थोड़ा सा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था, आपने किसी ने कमेंट करके नहीं बताया कि इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया। तो मुझे बता देना कि आप में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया, किस हद तक आप में इंप्रूवमेंट आया है, उसके अकॉर्डिंग अपने देखते हैं फिर आगे क्या करना है। क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।